गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम क्या बोल सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड या हम कहें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट क्यों बोल रहे हैं अभी हम जानेंगे, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन करी थी वहां पर क्या था बच्चे? इट इज द टेक्निक ऑफ अल्टरिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए और आरएनए, या हम कहें जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक केमिस्ट्री को अल्टर करने वाली टेक्निक क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डिजायर चीजें बनाना चाह रहे हैं अपने फायदे के लिए। जो भी चीज हम बनाना चाह रहे हैं जो ट्रेडिशनली मेथड, हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से पॉसिबल नहीं थी, वो हम अब इस टेक्नोलॉजी से बनाना चाह रहे हैं। तो इसको करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चे। सबसे पहला है कि अब आप क्या चीज बनाना चाह रहे हो, सबसे पहले उसके बारे में जानना। जैसे मैं कहूं मैं एंजाइम बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। एंजाइम जैसे मैं कहूँ या मैं कहूँ कोई हार्मोन बनाना चाह रही हूँ, या मैं कहूँ कोई मेरी जैसे फंक्शनिंग, जैसे मैं कहूँ मेरे जो लाइपेज एंजाइम है वो ठीक रूप से काम नहीं कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ह्यूमन बीइंग में, तो मैं क्या चाहूंगी कि उसकी बॉडी में लाइपेज को इंसर्ट करा दिया जाए ताकि उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ठीक रहे। ये हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं बच्चे कि लाइपेज जो एंजाइम है वो किसी ह्यूमन बीइंग में नॉन फंक्शनल हो गया है, वो काम नहीं कर रहा, तो फैट्स की डाइजेशन क्या हो जाएगी? अल्टर हो जाएगी। तो मैं क्या चाहूंगी उस ऑर्गेनिज्म को या तो टैबलेट की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में हम क्या प्रोवाइड कराएं? लाइपेज प्रोवाइड कराएं, ताकि क्या हो बच्चे? उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फैट डाइजेशन ठीक रूप से होने लगे। तो अब लाइपेज एंजाइम, अब हमें पता है एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन को बनाने की सारी इंफॉर्मेशन बच्चे कहाँ होती है? हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था, डीएनए के अंदर। डीएनए ही में ही सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो डीएनए सेंट्रल डॉगमा हमें क्या कहता है? डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में जाएगी, आरएनए से क्या बनेगा? आपका प्रोटीन बनेगा। तो ये मेरा डिजायर प्रोटीन है जो मैं बनाना चाहती हूँ। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैं इस डिजायर प्रोटीन को बनाने वाले जीन को आइडेंटिफाई करूं। तो क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जीन, अब जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज्ड पर्सन है, उसके अंदर तो ये जीन इनएक्टिव हो गई होगी। तो मेरा मकसद क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग से? कि उसके लिए क्या कराऊं मैं? उसके लिए ये वाला या तो डीएनए को चेंज करूं या उसके प्रोडक्ट को ही अवेलेबल कराऊं ताकि उसकी बॉडी ठीक रूप से काम कर सके। तो मैं किसी और ऑर्गेनिज्म में इसी के मतलब, क्योंकि लाइपेज इज ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग में ये फंक्शन करता है, तो मैं किसी और ह्यूमन बीइंग के सेल से डीएनए लूंगी, डीएनए आइसोलेट करूंगी और उस डीएनए में देखूंगी कि लाइपेज बनाने वाली जीन कहाँ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। बात समझ आई कि हमने सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने वाली जीन को आइडेंटिफाई करना है। वो कहाँ से मिलेगी बच्चे आपको? वो डीएनए में मिलेगी। तो डीएनए जो होगा वो हमने उस जीन को पहचानना है वहां पर। तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। दूसरा हो जाएगा, अब आपने जीन पहचान ली है, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, कि जो जीन आपने पहचान ली है उसको आप अलग भी करोगे, अभी हम देखेंगे कैसे अलग करेंगे। फिर आप उस जीन को किसी होस्ट में डालोगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। अब हमारे पास यहाँ पर होस्ट क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो डिफेक्टेड था, है ना, डिफेक्टेड था, उसमें मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगी, ठीक है।
तीसरा क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो अब मैं ये देखूंगी कि वो जो मेरा डिजायर डीएनए जो लाइपेज को कोड करता है वो क्या करेगा, वो आपका डीएनए अंदर गया है कि नहीं गया है। होस्ट यहाँ पर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हम जो डिजीज पर्सन का हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर होस्ट वो है। तो मैंने किसी हेल्दी पर्सन से लाइपेज बनाने वाले जो जीन है पूरे डीएनए में से आइसोलेट कर ली, पहचान ली, फिर उस डीएनए को मैंने उस पार्ट ऑफ डिजायर जीन को वहां से उठाया, कट किया और उसको फिर उस डिजीज पर्सन में डाल दिया। अब मैंने ये देखना है क्या वो डिजायर जीन उस होस्ट के अंदर गई है कि नहीं। अगर नहीं गई तो लाइपेज बनेगा नहीं बच्चे, और अगर चली गई है तो लाइपेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं हमारे किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, या हम कहें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। आपको जीन को देखना है, जीन को पहचान कर उसको इंट्रोड्यूस कराना है, फिर देखना है कि क्या वो डीएनए उसके अंदर है कि नहीं है। तो ये सारे प्रोसेसेस करने के लिए बच्चे कुछ टूल्स चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा बनता है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या टूल्स चाहिए बच्चे, सबसे पहला जो टूल हमें चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा वेक्टर्स, और तीसरा हमें क्या चाहिए लाइगेज एंजाइम, और चौथा हमें चाहिए होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये चारों टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं हम इनको, कि ये औजार चाहिए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है। जैसे आप कहोगे ना कि आपने कोई पेज खोलना है तो आप क्या है पेचकस उठाओगे, उसकी स्क्रूइंग करोगे, तो वो सारे क्या है टूल्स होते हैं। ऐसे ही हमारी डीएनए को बदलने के लिए जो औजार चाहिए हमारे वो ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर्स, लाइगेज और होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है रोकना, रोकना। वो एंजाइम जो क्या करेगा किसी दूसरे डीएनए को रोक दे। रोक दे का यहाँ पर क्या मतलब है, उसको कट कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहले इन 1963 दो साइंटिस्ट थे लिनन एंड आर्बर। लिनन एंड आर्बर उन्होंने क्या देखा कि जो ईशन कोलाई है, ईशन कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, वो अपने अंदर बैक्टीरियोफाज, अब बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो ये ईशन कोलाई अपने अंदर वायरस को ग्रो नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता, क्यों, क्योंकि इस ईशन कोलाई में 2 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। कौन से, क्या करता है वो एंजाइम क्या करेगा, बाहर से आने वाले डीएनए को कट कर देगा, कट दी अदर डीएनए, अदर कट डीएनए, डीएनए को काट देगा। और दूसरा, अब जब एक एंजाइम के पास डीएनए काटने की क्षमता है तो ई कोलाई का भी डीएनए कट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ई कोलाई अपने आप को उस एंजाइम से कैसे बचा रहा है, वो अपने डीएनए में क्या ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। जैसे मैं कहूं कि ACTG ये कोई सीक्वेंस है, यहां इसको देखकर क्या करेगा जो एंजाइम है कट कर देगा, मतलब ये जो कंटिन्यू जा रहा था डीएनए यहां से कट हो गया CGAT, ये ऐसे था। तो अब आपको दो सेगमेंट्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है, कि यहां से कट हो गया डीएनए। लेकिन
बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ बाहर से आने वाले डीएनए को ही काटता है। मतलब जो बैक्टीरियोफाज आ रहा है, वायरस आ रहा है, उसको ही काटेगा, उसके डीएनए को 2 सेगमेंट्स में काट देगा। लेकिन अपने आप को कैसे बचा रहा है, जहां पर भी उसके डीएनए में इस तरह की सीक्वेंसेस है ACT, वो वहां पर क्या ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। तो अपना डीएनए तो वो कैसे बचा रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू दी न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाना। तो जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, या हम कहें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने डीएनए को कैसे बचा रहे हैं, बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप। और जबकि बाहर से जो डीएनए आ रहा है उसको कट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चे आइसोलेट हुआ था, दैट वाज द HindII। HindII आइसोलेट हुआ था। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट हुआ था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये तो पहचाना गया था कि ई कोलाई के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जो फर्स्ट हम आइसोलेट का मतलब हम एंजाइम को यूज करा हमने सबसे पहले, वो कौन सा है, HindII। कौन से बैक्टीरिया से मिला आपको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिला। तो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं बच्चे हमारे फर्दर 2 टाइप के हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब समझ आया, जो डीएनए को काटेगा, दैट एंजाइम विच कट द डीएनए। क्या है, एंजाइम दैट कट द डीएनए। तो अब जो कटिंग का प्रोसेस है बच्चे, वो फर्दर 2 टाइप का हो सकता है। फर्दर क्या है, 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, अब जैसे मैं कहूं ये मेरा डीएनए जा रहा है, डीएनए पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर ए है, सी है, टी है, जी है, ऐसे सीक्वेंसेस हमारे सारे डीएनए पे प्रेजेंट होती है। ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़कर आए हैं। तो एक्सो का मतलब होता है एंड। जब कोई एंजाइम एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाए, या मैं कहूं एंड से हटाए, तो अब जैसे ये था सबसे एंड वाला, तो ये कट जाएगा, बाकी सारा सीक्वेंस कैसे रहेगा, ऐसे ही ACTA। तो अब एक्सोन्यूक्लियस काम करने के बाद आपके पास सीक्वेंस जो बचेगी वो क्या है, ये बच जाएगी। ये वाला A क्या है, रिमूव हो गया। तो जब कोई एंजाइम एंड से डीएनए को कट करेगा तो वो एंजाइम क्या कहलाया जाएगा, एक्सोन्यूक्लियस कहलाया जाएगा। जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, जो विद इन डीएनए पर कट करते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे पास ये सीक्वेंस है ACTGACATA, तो जब यहां कट हो जाए इन बिटवीन, तो यहां पर मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 सेगमेंट्स मिल जाएंगी ऐसी। ये 2 सेगमेंट मिल गई मेरे को। तो ये क्या है, डीएनए के बीच में से काटा। तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो बीच में से काटते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जो ई कोलाई में एंजाइम आइडेंटिफाई हुआ था, या हम कहें HindII एंजाइम था, जो दैट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो बीच में से काटते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है बच्चे, बैक्टीरिया, हाउ द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमने अभी देखा था कैसे बचा रहा है वो अपने आप को, बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप टू इट्स न्यूक्लियोटाइड। तो उस वक्त फिर एंजाइम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है।
तो अब आगे हमारे जो एंडोन्यूक्लियस हैं ये फर्दर 3 टाइप के होंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो टाइप 2 जो है वो सबसे यूज टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। जितने भी आपके आज तक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अवेलेबल हैं वो सारे कौन सी टाइप को बिलोंग करते हैं? टाइप 2 को बिलोंग करते हैं। अब टाइप 2 को बिलोंग करने वाले एंजाइम की क्या पहचान होती है बच्चे, कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये नहीं है कि कहीं पर भी डीएनए को काट देंगे, ऐसा नहीं है। ये स्पेसिफिक जगह को पहचानते हैं। जैसे मैं कहूं कि अब स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास का बच्चा सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही जाकर बैठेगा, ये नहीं है वो 12th की क्लास में जाकर बैठ गया। स्पेसिफिक जगह है हमारे पास कि ये बच्चे सिर्फ यहीं जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर है कि जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये नहीं है कि डीएनए में कहीं पर भी काट दे, वो दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट्स ऑन डीएनए। स्पेसिफिक साइट्स को, स्पेसिफिक जगहों को पहचानता है डीएनए में। वो जगहें क्या कहलाती हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे ये, कि टाइप 2 जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो किस तरह के डीएनए को पहचानते हैं, जो कैसे होते हैं? पैलिंड्रोमिक। अब पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कि जो रोटेशनल सिमेट्री शो करें। रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है आगे से भी वो वैसा ही पढ़ा जाए और पीछे से भी वैसा ही पढ़ा जाए। जैसे मैं बोलूं G A A T T C, ये सीक्वेंस हो गया। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उस पे क्या होगा? C T T A A C। तो ये सीक्वेंस बचे 5 एंड 3 एंड, इधर 3 एंड इधर 5 एंड, है ना। तो ये इधर से भी ऐसा ही पढ़ा जा रहा है और इधर से भी ऐसा ही पढ़ा जा रहा है। तो ऐसी सीक्वेंसेस दैट आर रीड सेम फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो सीक्वेंसेस विच आर रीड सेम फ्रॉम द बोथ डायरेक्शन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। दे हैव रोटेशनल सिमेट्री, इधर से भी ऐसा ही है और उधर से भी ऐसा ही है, ठीक है। तो जो जितने भी टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो कैसी सीक्वेंसेस को पहचानते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानते हैं। और दूसरा, ये जो सीक्वेंसेस होती हैं ये ज्यादा लंबी नहीं होती, 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड होते हैं मैक्सिमम। या तो 4 न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, 5, 6, 7 और मैक्सिमम किससे? 8 से। इतने ही बेस पेयर से ये बना होता है। जैसे आपकी बुक में बच्चे ये देखो दिखा रखा है, ये देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। जैसे ये देखो GAATTC, ये क्या है? जब इसको कट किया गया तो ये यहां पर कट हो गया। ये सीक्वेंस क्या कहलाई जा रही थी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाई जा रही थी। तो ये देखो, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है बच्चे? दैट आर रीड सेम फ्रॉम बोथ दी डायरेक्शंस, ठीक है। तो टाइप 2 जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो इस टाइप के होते हैं, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आप देख रहे होंगे बच्चे, जैसे अब यहाँ पर EcoR1 लिखा हुआ है ना, ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। यहाँ पर हमने हिंड 2 लिखा हुआ था, है ना। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें आज तक अवेलेबल है, जो अलग अलग बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट करे हैं, और जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किए हैं उस हिसाब से हमने इनका नाम दे दिया। तो नेक्स्ट चीज हमें जो जानने की जरूरत है, दैट वाज द नॉमेनक्लेचर।
कि नॉमेनक्लेचर कैसा है हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो टोटल कितने हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है? अप्रोक्सीमेट 900। जैसे मैं बोलूं EcoR1, यहां नाम से ही बच्चे हमें पता चलेगा जो फर्स्ट लेटर है दैट वाज रिटन इन कैपिटल E, ये हमें जीनस ऑफ बैक्टीरिया बताएगा। तो यहां पर जीनस क्या है बच्चे? ईशन। ठीक है, ईशन कोलाई से मिला है हमें ये। तो जीनस ई, अगले दो लेटर सी, कैपिटल सी और फिर स्मॉल, स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। अगले दो लेटर हमें किसके पता चलते हैं? वो दो लेटर कैसे लिखे होते हैं? पहला कैपिटल और दूसरा क्या होगा? स्मॉल। वो हमें बैक्टीरिया की स्पीशीज के बारे में बताएगा, जो ये क्या होता है? कोलाई। क्या लिखेंगे हम? कोलाई। तो ईशन कोलाई क्या है? हमारा बैक्टीरिया है, जिससे हमें क्या मिल रहा है? हमारा ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल रहा है। तो पहले दो लेटर हमें बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट जीनस एंड सेकेंड एंड थर्ड एक्सप्लेन दी स्पीशीज। उसके बाद बच्चे लिखा होता है आर, ये हमें स्ट्रेन के बारे में बता रहा है। अब ई कोलाई सिर्फ एक ही फॉर्म की तरह था, मैनी फॉर्म्स ऑफ ई कोलाई आर अवेलेबल। तो जब एक ही स्पीशीज कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेन बोलेंगे। तो अगला जो लेटर लिखा होता है कैपिटल लेटर, दैट एक्सप्लेन द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हम कह रहे हैं ना कि जो कोरोना वायरस है वो अपनी जेनेटिक्स जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, तो अपनी कॉपीज अपनी जैसी बनाई जा रहा है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोना वायरस क्या कहलाए जाएंगे? उसकी स्ट्रेन्स कहलाई जाएंगी। तो स्ट्रेन में 99% ऑफ डीएनए तो सेम होता है, 1% में चेंजेस आने से ही क्या है? उनमें बदलाव होता रहता है। तो जब एक ही स्पीशीज में चेंज आएगा तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। तो यहाँ पर आर क्या बता रहा है हमें? स्ट्रेन। नेक्स्ट जो है ये हमें रोमन न्यूमरल लिखा हुआ है हमने ये बच्चे, दैट इज नॉट आई, दैट वाज द रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल समझते हो? ये 1 होता है, इसको हम ऐसे लिखें तो ये 2, इसको ऐसे लिखें तो हम 3। ये न्यूमरल्स है, नंबर है कि कौन से नंबर का हमारा क्या है ये एंजाइम आइसोलेट। जैसे मैं कहूं EcoR1, ई कोलाई आर स्ट्रेन से हमें पहला जो एंजाइम मिला है उसका नाम क्या है? EcoR1। इसी बैक्टीरिया इसी स्ट्रेन से हमें और एंजाइम भी मिलेगा, तो हम उसका नाम क्या लिख देंगे? EcoR2। अब इनमें क्या अंतर होगा बच्चे? ये अलग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान रहा होगा, ये अलग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान रहा होगा। अगर एक ही को पहचान रहे हैं फिर तो हमें दो नाम देने की जरूरत ही नहीं है। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम किस आधार पर बदल रहे हैं कि वो कौन सी सीक्वेंस को पहचान रहा है। अगर वो उसी बैक्टीरिया और उसी स्ट्रेन से एक से ज्यादा एंजाइम आइसोलेट हो रहे हैं जो अलग अलग जगह पर काटते हैं डीएनए को, तो हम उनका नंबर उस हिसाब से बदल देते हैं। जैसे तो EcoR1 पहला जो एंजाइम है उसकी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगी? अलग होगी। EcoR2 इसकी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, तो हमारा जो आर्बर स्मिथ एक साइंटिस्ट थे, स्मिथ एंड नेथन, इनको 1978 में EcoR1 को आइडेंटिफाई करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हुआ। पहला जीनस, अगले दो वर्ड्स हमें किसके बारे में बता रहे हैं? स्पीशीज के बारे में। अगला हमें स्ट्रेन के बारे में, और उससे अगला हमें नंबर बता रहा है कि ये कौन सा नंबर है एंजाइम का, 1 2 3 4। जैसे अभी हमने जो सबसे पहला आइसोलेटेड एंजाइम लिखा था वो क्या था?
हिंड लिखा था, हिंड 2। तो H क्या था, हीमोफिलस। इन क्या था, इन्फ्लुएंजा। तो ये क्या हो गया, हीमोफिलस क्या है, जीनस था। IN क्या है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या थी, स्पीशीज। D क्या है, यहाँ पर स्ट्रेन है बच्चे। और 2 क्या है हमारा, नंबर, सेकेंड नंबर ऑफ दी एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे नॉमेनक्लेचर का तरीका है। ठीक है, अब ये हुआ हम नाम कैसे देते हैं और हमारे कितने टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लेज हैं और एंडोन्यूक्लेज हैं। तो अब जब कोई भी डीएनए, अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक साइट, हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक साइट पर ही डीएनए कट होगा। स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कराएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या हम कहें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा है, तो कट करने से जो मेरे पास डीएनए मिलेगा वो 2 तरीके का हो सकता है। अब हम एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो बच्चे हमेशा बीच में से ही कटेगा वो। हम एंडोन्यूक्लियस बोल रहे हैं तो सोचो कि हमें 2 सेगमेंट्स मिलेंगी हमेशा डीएनए की। तो जो कट होने से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं ब्लंट एंड्स और दूसरे होते हैं स्टिकी एंड्स। ब्लंट एंड का मतलब है कि एक जैसा हो, जैसे मैं बोलूं GAATTC, नीचे क्या आ जाएगा, CTTAAC। अगर ये यहां से कट जाए बच्चे, यहां काट दिया एंडोन्यूक्लियस ने, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 सेगमेंट्स क्या मिलेंगी, ये। तो ये क्या है बच्चे, एक जैसा है ना, बराबर है बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम ब्लंट एंड। जबकि मैं इसी सेगमेंट को किसी और तरीके से काटूं, जैसे मैं कहूं CCAA GGT, यहां पर T लिखते हैं, ACC। ठीक है, ये T है। स्टिकी एंड कैसे प्रोड्यूस होगी बच्चे, कि एक तो इधर से कटा और दूसरा क्या है, यहां से कटा, तो मेरे पास कैसा प्रोड्यूस हो गया बच्चे, CCGGTA। यहां से कट गया ना, ये तो आपस में बेस पेयरिंग है, ये कट हो गया। अब दूसरा एंड क्या मिल जाएगा मुझे, ATGG और C। तो ये क्या है, ये एंड फ्री हो गए, इनके लिए पेयरिंग होनी है। तो इन चीजों को जब एक्सटेंडेड पार्ट आ जाता है हमारा, देखो यहाँ पर कोई एक्सटेंडेड नहीं है, हर की पेयरिंग है, लेकिन यहाँ पर 2 की तो पेयरिंग है और 2 ऐसे ही रह गए हैं। तो ये क्या है, एक्सटेंड हो गया है पार्ट, इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। ये ऐसे प्रोड्यूस हो गए हैं बच्चे, ऐसे। तो ये आसानी से पेयरिंग इनकी हो सकती है। तो जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, उनको ज्वाइन करना क्या होता है, आसान, क्योंकि उनमें एक्सटेंड हो गया है पार्ट। जबकि जहां पर ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं वहां पर ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्टिकी एंड्स आर मोर अफेक्टेड फॉर ज्वाइनिंग दी पार्ट ऑफ डीएनए। उनको ज्वाइन करना क्या है, ज्यादा आसान होगा, इसलिए स्टिकी एंड्स आर मोर अफेक्टेड फॉर रिकम्बिनेशन कराने के लिए जहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पर जल्दी पेयरिंग हो जाएगी एज कंपेयर टू दी ब्लंट
एंड्स, लेकिन ये नेचर टू नेचर वेरी करेगा। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं और कुछ क्या करेंगे स्टिकी एंड। तो आज हमने सबसे पहला जो टूल था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग को करने के लिए, दैट वाज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके बारे में जाना है। नेक्स्ट टूल हम कल करेंगे, दैट वाज द होस्ट, या हम बोलें वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने करना है वेक्टर करेंगे। थैंक यू।